मेरे दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हम लोग लूसेंट का ये ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। इसको हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिया। ये अंतिम पार्ट हो सकता है और ये लास्ट वीडियो होगी। हालांकि वीडियो थोड़ा बड़ी है इससे, और क्योंकि इस जो बचा हुआ है समय बहुत कम है, इसलिए हम इसको रिवीजन पर्पज से बनाई गई वीडियो एक पूरी कर रहे हैं आज। इसके बाद लास्ट मास्टर वीडियो, फिर इसके नेक्स्ट टाइम हम लोग आपके लिए 2 टेस्ट पेपर लेके आ रहे हैं पर डे। तो चाहे तो उसको भी देखें, हम समय बता दिया जाएगा उसका। शुरू करते हैं आज। पहले प्रश्न पर ये थोड़ा सूचनाएं थी, आपको देना ज़रूरी था। पहला सवाल आपसे पूछ रहा है कि असंगठित घर से जो आने वाले बालक सबसे अधिक जो कठिनाई अनुभव करेगा वो कहाँ करेगा। वो स्वतंत्र अध्ययन में। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो आप उसे जो मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। हम लोग सीधे आंसर पर करेंगे इनका, क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम चारों ऑप्शंस को डिस्कस नहीं कर पाएंगे। आप 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे, या वीडियो को पॉज करके आप लोग वीडियो को आंसर खुद भी लगा सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। वे कौन बताया गया है कि वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। वे कौन से होते हैं? वे होते संस्कृति और प्रशिक्षण। कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य क्या है? यहाँ पे कमजोर वर्ग से है ऐसे अभिभावक के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं, उनको बोला गया है कमजोर। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी बताया गया इसमें कि के साथ जो है कक्षा के सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, और सीडी के माध्यम से या श्रव्य के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बालकों को बताया गया इसमें, तो जो कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए और ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। अगले सवाल पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? क्या बताया गया जो विशेषता नहीं है? तो अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना, ये मानसिक विशेषता नहीं है। बाकी सभी है। कौन सी है? कि उसकी जो है बुद्धि लब्धि IQ जो होगा 25 से 70 के बीच में हो सकता है। धीमी गति से सीखना और दैनिक जीवन की क्रियाओं को नहीं करना, ये पाना, और वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई होना, ये सब है। बाकी निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। निःशक्त बालकों के लिए वो है ऑप्शन ए, समावेशित शिक्षा का ऑप्शन ए। प्रतिभाशाली होने का संकेत इन चारों में से जो नहीं है वो है दूसरों के साथ झगड़ना, ये बिल्कुल नहीं पहचान हो सकती है। अगला सवाल है कि डिलेक्सिया डिलेक्सिया किससे संबंधित है? तो डिलेक्सिया जो होती है ये पठन विकार से संबंधित होती है। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, तो अन्य सामान्य बालकों के साथ ही कराई जानी चाहिए उनको। और अगला हम देखते हैं कि आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, आप वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित करेंगे। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता, यह विशेषता है। प्रश्न संख्या 13 बता रहा है, और इसका जो है सृजनशील बालकों की इस प्रकार की विशेषताएं होती है। विशेष शिक्षा संबंधित है। विशेष शिक्षा जो संबंधित होती है वो तो कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। RT एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे काम करने के यूँ कह लें कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना होता है? तो इनको जो करना होता है वो 45 घंटे। शिक्षा का अधिकार 2009 लागू नहीं होता है। किस पर लागू नहीं होगा? तो जो बच्चे
यहाँ पे दिया गया जो 14 से 18 साल के आयु के होंगे उन पर ये लागू नहीं होता है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर ये लागू होता है। यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी और डी को सी पढ़े तो आप बताएं कि ये जो किस प्रकार की समस्या हो सकती है उसको। ये डिलेक्सिया है, पठन विकार तो है ये भी। ऑप्शन बी। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए, निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है ये समावेशी शिक्षा। पिछड़े बालक ऐसे बच्चे होते हैं, कौन से हैं ऐसे बच्चे? वो कि जिनके सीखने की गति धीमी होती है, बिल्कुल हो सकता है। उनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 के बीच में होगा। मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हों, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर है। एलेक्सिया, जो एलेक्सिया होती है वो क्या है? पढ़ने की बीमारी, पढ़ने की अक्षमता होती है ये भी। साइजॉइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? साइजॉइड वर्ग में आते हैं प्रतिभाशाली बालक। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? विशिष्ट बालकों के जो श्रेणी में आता है वे सभी आते हैं। पिछड़ा भी आता है, मंद बुद्धि भी आता है और प्रतिभाशाली बालक भी आते हैं। अपराधी बालक, अपराधी बालक बताया गया इसमें जो असामाजिक कार्य करते हैं वही तो अपराधी बालक होते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतया होता है वो डिस्ग्राफिया। ऑप्शन सी है वो सही जवाब है इसमें। प्रतिभाशाली विद्यार्थी बताया गया इसमें कि अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। एक बच्चा जो ग्रस्त है 100 को वास पढ़ता है और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर वो कर ही नहीं पाता है इसमें, तो यार वो डिलेक्सिया पढ़ने से संबंधित बीमारी है। डिलेक्सिया याद रखें इसको भी। और एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? क्या कहना उनके लिए उचित होगा? शारीरिक रूप से सुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। ऑप्शन जो सी है इसमें इसका सही जवाब है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को इसमें से हमने बताना है, तो ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। सामान्यतः नहीं कराए जाते हैं, ऐसे सहायता की जरूरत होती है। बताना है इसमें कि के कारण प्रतिभाशालिता होती है। इसमें किसके कारण? बी और सी इसमें दोनों सही जवाब, यानी कि आनुवंशिकता और वातावरणीय जो अभिप्रेरणा, इन दोनों का मल्टीपल। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? कौन सा उपयुक्त है? शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और क्या और कैसे सीखना है। ऑप्शन ए सही जवाब है इसमें। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। क्या कहलाती है? डिस्प्रेक्सिया। अधिगम निर्योग्यता, अधिगम जो निर्योग्यता है, लर्निंग डिसेबिलिटी, इसमें क्या बताती है कि एक चर अवस्था है, एक चर अवस्था है अधिगम निर्योग्यता। अगले सवाल पर चलते हम लोग। और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त होती है? तो वो थी सहकारी अधिगम और पीयर ट्यूरिंग। ऑप्शन सी है इसमें सही जवाब आपका। अधिगम की निर्योग्यता का लक्षण कौन सा है? तो अवधान एकाग्रता संबंधी बाधा विकार। ऑप्शन सी सही जवाब। और निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? तो वो करता है पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। गिलफोर्ड ने जो अभिसारी चिंतन का पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? गिलफोर्ड ने किया था वो सृजनात्मकता के लिए। शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? कौन से सबसे संतोषजनक होगी? अतिकल्पना। ऑप्शन जो सी है इसमें सही जवाब है। सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? किस विधि? ब्रेन स्टार्मिंग, विचार वेश की। ऑप्शन ए है इसमें इसका सही जवाब। इरफान दिया गया यहाँ पे कि इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है।
आप क्या करेंगे भाई साहब, आप क्या करेंगे? तो जिसके उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे। अगर बच्चा इसमें एक्सपर्ट है तो उसको हम ये यही तो देखेंगे कि बच्चा इसमें चाह क्या रहा है आखिर, है नहीं, उसको हम देखेंगे, उसको हम पॉजिटिव वे में लेंगे, न कि उसको हम दे दनादन, वो सब नहीं चलेगा हैं। आगे बढ़ते हैं। सृजनात्मकता, माफ कीजिए, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? मुक्त उत्तर वाले प्रश्न की, ओपन एंडेड क्वेश्चंस की। एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? उसको क्या नहीं करना चाहिए? तो विशेष अध्ययन के लिए उन्हें उनके समकक्षों से अलग करना। ऑप्शन जो बी है इसमें इसका सही जवाब है। सृजनात्मक सृजनात्मक विद्यार्थी बताया कि इसमें वो क्या है? पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा। ऑप्शन जो सी है सही जवाब है इसमें। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका जो स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण प्रथम आवश्यकता है। ये कथन जो है किसने दिया, या ये कथन कैसा है? कुछ सही है ये कथन, और क्योंकि शारीरिक विकास और विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित बिल्कुल है। ये ऑप्शन सी इसमें सही जवाब है। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय जो प्रायोजित योजना का उद्देश्य है में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना बताया गया इसमें। तो नियमित विद्यालयों में निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? बोला है कि जो कौन सा नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? वो अनुशासन है। ऑप्शन बी। जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता क्या कहलाती है? जैविक मंदता कहलाती है। ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? कौन सा है विकलांगता का उदाहरण? वो है डिसलेक्सिया। ऑप्शन बी। श्रवण बाधिता बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रस्तुत की जाती है? ऑप्शन जो इसका सही जवाब है वो है सांकेतिक भाषा। ठीक है, उसको सांकेतिक भाषा में हम लोग पढ़ा सकते हैं। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है इसमें? दूसरों के साथ लड़ना। अरे भाई ये कौन सी सांकेतिक, ये तो आप कोई भी लगा देगा, है नहीं। आगे हम बढ़ते हैं इसमें, और समन्वित शिक्षा बताया गया, इंटीग्रेटेड एजुकेशन है। ये सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो मेरे दोस्तों ये निर्भर करती है पुस्तकों की जो उत्कृष्टता है उस पर निर्भर करती है। ऑप्शन जो बी है इसका सही जवाब। देखिए आधा अर्धशतक लग गया है, अब बने रहें अभी हमारे साथ। और इस वीडियो को अगर 1 से 2 बार अगर देखते हैं तो आपको बहुत अच्छा खासा आइडिया आ जाता है कि हमें आखिर ये पूछ क्या रहा है। आप ये अंदाज़ा ज़रूर लगाते रहें, जो ये आंसर दे रहा है आप इससे इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वहाँ सवाल चेंज आ जाए, लेकिन ये अंदाज़ तो लग ही जाता है कि इसका जो आंसर का आइडिया है वो किस तरफ जा रहा है, इसका जो झुकाव है वो कहाँ जा रहा है। आप इसको एनालिसिस मनन कर सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 51 हम पढ़ते हैं कि सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है अपसारी चिंतन से। जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह बताया गया इसमें, तो वह क्या करती है? समावेशी जो शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। ऑप्शन बी। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्योंकि इसमें बताया गया इनमें अधिकतम के इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। ऑप्शन जो डी है सही जवाब इसका। श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किन मुख्य जो कुंठा है, नैराश्य है का सामना करते हैं? वो किस प्रकार के करते हैं? दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता करते हैं,
है नहीं, सुनने का जो सुनेंगे नहीं या तो कैसे बांटेंगे वो लोग, है नहीं। तो समस्या तो है ही, बिल्कुल है ये, इसमें कोई ये वाली बात नहीं है, गुंजाइश तो है ही नहीं कुछ। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। और डिसलेक्सिया, दोबारा सवाल पूछ लिया गया इसमें। मुख्य रूप से किसकी समस्या है डिसलेक्सिया, बताया गया आपको। तो ये पढ़ने से संबंधित, ऑप्शन जो बी है सही जवाब है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तक विकसित कर पाएंगे जब, बताया गया, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है, बताया गया है कि विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टिबाधिता की समस्या सूचित नहीं करता? कौन सी सूचित नहीं करता है? दिशा निर्देश के अनुकरण में समस्या। हाँ, एक थोड़ा इसको देख लेते हैं हम लोग दोबारा से कि यहाँ पे एक शब्द आया है, ये विकलांग। तो ये शब्द आपको मालूम ही होगा कि ये शब्द यूज नहीं होता है, हालांकि इसमें दे दिया 2011 में, लेकिन इसके जगह पे अब यूज जो होता है वो दिव्यांग होता है। आप समझ रहे होंगे इसको, दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद वाक बाधित बच्चों को प्रदर्शित किया जा सकता है, उनको, बताया गया इसमें, कक्षा में अपने विचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके। ऑप्शन ए सही जवाब है। प्रतिभाशाली बालक, बताया गया इसमें, तीव्र और आसानी से सीखते हैं। ऑप्शन ए। मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है, कहे जाते हैं पिछड़े। वो बैकवर्ड तो वही तो होते पिछड़े बालक। दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। तो त्रिआयामी आकृतियों से स्पष्ट, जो 3D इमेज उनको दिखाएंगे तो भाई मज़ा आ जाएगा उनको। कम गति से सीखने वाले बच्चों की जो मुख्य विशेषता होती है वो कौन सी होती है? उनकी जो मुख्य विशेषता होती है वो उनमें जो है किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है जो उसके ज्ञानार्जन व शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती है। ऑप्शन ए सही जवाब है इसमें। निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? तो जन्मजात कौन सी होती है? जो मंद बुद्धि है, जन्मजात होती है। निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? तो डेसिबल का। किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है मूक बधिर बच्चों के लिए। प्रतिभाशाली बच्चे, बताया गया इसमें, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावत अच्छा निष्पादन करते हैं। ऑप्शन जो बी है इसमें सही जवाब है। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है, संवर्धन का जो अर्थ है आप देखेंगे ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान समय स्तर ग्रेड को छोड़कर अब अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना। ऑप्शन जो ए है सही जवाब है इसका। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? जो वो है दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना, जो ऑप्शन जो बी है सही जवाब इसमें। शारीरिक, बताया गया शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? जिनकी अंतिम अवस्था होगी वो शल्य चिकित्सक, बताया गया ऑप्शन जो ए है वो सही जवाब है इसमें। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी, प्रतिभाशाली जो शिक्षार्थी है वो अपसारी चिंतक, ऑप्शन जो बी है सही जवाब इसमें। निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? सृजनात्मकता से संबंधित मितव्ययिता, ऑप्शन जो सी है सही जवाब है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? तो भूलने का सिद्धांत है प्रतिकूल अवरोध, ऑप्शन जो बी है। निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय किसके? संबंध के, ऑप्शन जो सी है। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का
केंद्र बिंदु है। यह कथन है ड्रेवर का। ऑप्शन सी ड्रेवर का है ये कथन। इनमें से कौन जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत क्या बोला नहीं है? इनमें से जो वो अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। बाकी ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना बिल्कुल है। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना, ये तो मेन फोकस है इसका। यानी कि ये अगर ये सर्कल है तो इसका जो मेन पॉइंट है यही है वो, कि पढ़ाई को जो है रटंत, बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया है तीनों ऑप्शन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के दस्तावेज में भाषा के लिए निहित जो बताया गया क्या है इसमें? एक भाषा। ऑप्शन ए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित जो नहीं है? इसमें जो सम्मिलित नहीं है वो अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना। ऑप्शन जो ए है सही जवाब इसमें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? गणित शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। ऑप्शन सी सही जवाब है इसमें। एनसीईआरटी का पूर्ण रूप क्या है? ये आपको मालूम ही होगा कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है। ऑप्शन सी इसमें इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 से 46 व 41 व 46 निम्न में से किसके कल्याण से संबंधित है? तो वो आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से संबंधित है। ये शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या बताया गया शब्दावली की ओर संकेत करती है, तो वो है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ऑप्शन जो भी है सही जवाब है इसमें। समावेशी शिक्षा बताया गया समावेशी शिक्षा है वो कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। ऑप्शन बी। एक समावेशी विद्यालय बताता है कि शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। ऑप्शन जो बी है सही जवाब इसमें। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को बताया गया इसमें प्रतिभाशाली जो शिक्षार्थी होता है ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। बिल्कुल होती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? कि कौन से दायित्वों को पूरा करना होता है उनको? तो विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित रहना होगा। बिल्कुल सही जवाब है। और पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा और संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। तो ये सभी जवाब सही हैं। आगे हम इसमें बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? तो महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। ऑप्शन ए। अगला सवाल इसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी 2005 में बातचीत की गई है। किसकी बातचीत की गई है? उसमें ज्ञान स्थायी है और दिया जाता है से ज्ञान का विकास होता हो और इसकी जो संरचना की जाती हो, इस प्रकार की बात की गई है। ऑप्शन ए। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत जो परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? ये बहुत बढ़िया सवाल है। आप इस पे मैं तो स्टार मार रहा हूँ इस पे कि खुली पुस्तक परीक्षा, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन और सामूहिक कार्य मूल्यांकन। तो जो ऑप्शन डी है इसमें सभी इसके सही हैं। अगला सवाल पढ़ते हैं हम लोग कि समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। किसकी ओर? जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। जो ऑप्शन डी है वो इसमें सही जवाब है। सृजनात्मक
बालकों में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता? तो जो कौन सा गुण नहीं पाया जाता दोस्तों, अच्छी अंतर्दृष्टि, ऑप्शन जो बी है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है, अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या बताया गया इसमें? वह उचित सरकार, दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करेगी, ऑप्शन जो भी है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्ष बताया गया इसमें कि लिंग के अनुसार अधिक समजातीय है, ऑप्शन जो सी है। एक समावेशी बताया गया इसमें, हम लोग देखते हैं अगर, तो एक समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है। वो क्या? हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं, ऑप्शन जो सी है सही जवाब है। सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है, उसे अपेक्षा की जाती है कि वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें, ऑप्शन सी सही जवाब है इसमें। भाषा अवबोधन से संबंध विकार है, कौन सा संबंध से भाषा अवबोधन से है? वो भाषाघात, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हों? तो इसमें कि आप अपनी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? जो इसमें विकासात्मक वो नहीं है पर अभिघातक तनाव, ऑप्शन जो डी है। विद्यालय में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है, तो वो केंद्रित होता है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, और जो ऑप्शन बी है। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? जो कौन सा बाधित नहीं करता है वह अंतर्दृष्टि, ऑप्शन बी। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास बताया गया इसमें, तो वो है आपका डिसलेक्सिया से संबंधित होता है। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसार वाक्य हो सकता है? किसके लिए समावेशी शिक्षा? तो लिए है, वही तो है ये। प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व है। कौन सा इसमें जो संबंधित तत्व है वो है आपका प्रतिभा, ऑप्शन ए। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है, तो जिसमें सर्जन, ऑप्शन सी। अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? किसका संयोजन है? उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता, ऑप्शन ए। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती है। किस कारण महत्वपूर्ण होती है गलतियां? तो वो है यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है, ऑप्शन सी जो है वो इसमें सही जवाब है। अब जो सवालों का सीरीज है ये छोटे हैं, अब इनको अगर 2 बार आप देखेंगे तो आप आराम से इसको हिट कर जाएंगे। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? और ये संबंधित है मेरे दोस्तों अपसारी चिंतन से। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, इसका क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय समावेशी शिक्षा यही तो है। और विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण होता है? तो ये लक्षण होता है डिस्ग्राफिया।
शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंध विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय बताया गया इसमें। तो जो पूरा ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है। वे अलाभान्वित बच्चों को दबाएं नहीं और उन्हें नीचा न दिखाएं। जो ऑप्शन डी है सही जवाब इसमें। एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के सर्वाधिक उपयोगी है। तो वो है एकाग्रता ह्रास अतिक्रियाशील विकार से। ऑप्शन जो डी है इसमें सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है। तो जो सही जवाब है पर्यावरणीय। ऑप्शन जो भी है। रेंजुली प्रतिभाशाली को की अपनी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। कौन सी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं? उत्तरी वृत्तीय। ऑप्शन जो सी है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए बताया गया इसमें। तो शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। ऑप्शन जो सी है। इनमें से कौन सी अधिगम आसक्तता वाले बच्चों की एक विशेषता है? किसकी एक विशेषता है? तो वो धारा प्रवाह रूप से पढ़ने और तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई जो होती है। ऑप्शन जो भी है सही जवाब इसमें। एक अध्यापिका समाज के वंचित बताया गया वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। तो किन के द्वारा वो कर सकते? विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़िबद्धताएं झलकती है। जो ऑप्शन सी है वो सही जवाब है इसमें। समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि क्या है इसके पीछे? वो है समाज के में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता होती है। यह आवश्यकता है। पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्यपुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ पाने कार्य करने के लिए उनकी जिज्ञासा का पोषण करने प्रश्न पूछने जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय को ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। तो ऐसी अगर पृष्ठभूमि देता है तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 है जो पृष्ठ संख्या 13। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए कि बच्चे को मतलब ये पूरी जो वहाँ रह रहा है उसको उसकी जो मातृभूमि है उस माटी से उसको जोड़ना है। कहने का तात्पर्य है उसका। तो बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने में पर्याप्त अवसर देना। ऑप्शन डी इसका मतलब है। अधिगम आसक्तता वाले बताया गया बच्चों की विशेषता बता रहा है। तो बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। अधिगम अक्षर आसक्तता वही तो है। और एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वो कौन सी है? तो यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? पर दोस्तों जो भूलने का जो कारण नहीं है इसमें वो बताया शिक्षक की योग्यता। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। जो ऑप्शन बी इसमें सही जवाब है। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए क्या चाहिए? शिक्षक को उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में
होने वाली चर्चा में शामिल करें। ऑप्शन जो ये है सही जवाब है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? तो कौन सा कर रहा है? तो वह बी को डी और वास को 100 पढ़ता है, 21 को फिर 12 लिखना, इस प्रकार के उसके अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, थोड़ा बहुत कहने का तात्पर्य कि हल्का फुल्का देख सकता है। आइए ऑप्शन देखते हैं इसमें हम। तो विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए उसको, ये नहीं कि हम हटाएं कैसे उसको, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। माध्यमिक बताया गया कि माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है और उसके लिए यह महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं हम इसके। हाँ, इसके लिए जो महत्वपूर्ण बताया गया है वह है कि वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाएं जहां वह शिक्षिका के होंठ और चेहरे के हाव भाव जो होते हैं साफ और देख सकें कि भाई मैडम जो हमारी छोटे बच्चे होते हैं ना, कि बिल्कुल अपनी मैडम की ऐसे ही कॉपी करते हैं। घर पे मेरी छोटी बहन है, वो ऐसे ऐसे कॉपी करते हैं जैसे उनकी मैडम स्कूल में करती है। इस प्रकार से वो सब आप भी देखते होंगे, छोटे भाई बहनों आपके होंगे। एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकते हैं। तो बताया गया इसमें जो कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर। ऑप्शन ए। अधिगम नियोग्यता वाले बच्चे बताया गया इसमें। अधिगम नियोग्यता वाले वो जो बच्चे होते हैं अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। ऑप्शन जो डी है सही जवाब है इसमें। शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, बताया गया इसमें, और उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। ऑप्शन जो बी है। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए जो निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोण में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए? तो उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त। ऑप्शन जो ए है। बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण जो है आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया होती है, इन दोनों का मल्टीपल गुणनफल। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले जो बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है तो बताना इसमें हमको बताना है कि उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करता है। ऑप्शन जो भी है सही जवाब है इसमें। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर। ऑप्शन जो भी है। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? कौन सा बेस्ट नहीं है? कि बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। ऑप्शन जो डी है सही जवाब है इसमें। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो बताया गया इसमें कि सृजनात्मक। ऑप्शन सी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या बताया गया कि एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ बताया गया है कि रचनावाद से प्राप्त की है। इसने अपनी समझ को समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर समावेशी शिक्षा? समता और समान अवसर पर आधारित है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम ये कब होता है? 2016। ऑप्शन बी। व्यक्तिगत विविधता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक व्यक्तिगत विविधता के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके, वहीं तो पढ़ पाएंगे लोग। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। 6 से 18 बताया गया इसमें। किसकी बात कर रहा है? दिव्यांग बच्चों के लिए है। सृजनात्मकता को
की अवधारणा संबंधित माना जाता है। तो विविध सोच बताई है, सृजनात्मकता को विविध सोच की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। समावेशी कक्षा में किस प्रकार का या के छात्र शामिल होते हैं? किस प्रकार के छात्र जो शामिल होते हैं समावेशी में? तो वो होते केवल विशिष्ट छात्र होते हैं। अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? तो मेरे दोस्तों वो करता है गणना दोष। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? संवेदनशीलता, ऑप्शन जो डी है। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? जो संवेग का तत्व नहीं है वो संवेदी, ऑप्शन जो डी है। कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है इनमें से, वो हमको बतानी है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। समावेशी शिक्षा की विशेषता इनमें से जो नहीं है वो यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है, ऑप्शन जो ए है उसमें सही जवाब है। निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? क्या बोला? जो इससे संबंधित नहीं है वह अभिप्रेरण मोटिवेशन जो इससे संबंधित सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। और डिलेक्सिया पूछता है कि डिलेक्सिया वो संबंधित होता पढ़ने संबंधित समस्या से। ये बहुत बार, कम से कम ये 6ठी बार आ रहा है। ब्रेल लिपि और टेप रिकॉर्डर किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के अंतर्गत प्रयुक्त किए जा सकते हैं? तो दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं उनके लिए बिल्कुल किया जा सकता है। CSWN का अर्थ बताएं, का अर्थ है क्या? इसका अर्थ हो सकता है तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ये कथन जो है ये किसका है? यह है क्रो एंड क्रो का। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? सृजनात्मकता। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी है? वो सिरिल बर्टन ने दी है। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? तो वो है अनुच्छेद 21A आपको तो ज्ञात ही होगा। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि जो इसमें से गलत हो सकता है वो गलत कौन सा है? कि मेधा और एवं सृजनात्मकता एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। मेगा नहीं होना चाहिए था, इसमें मेधा हो सकते हैं। अच्छा, इसमें नहीं पूछा गया है, नहीं है। जो ऑप्शन ए है वो मेधावी लिखते हैं हम लोग ना ऐसे, मेधावी, तो ये उसका तात्पर्य मेगा और सृजनात्मक एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं, परंतु दूसरे के पर्यायवाची हैं। ये ऑप्शन ए है वो सही जवाब है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है? तो जो नहीं है उसमें कक्ष शिक्षण द्वारा। कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? वो स्वस्थ वातावरण, ऑप्शन डी। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया किसने किया? वो हिप्पोक्रेटस ने। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि है साधारण, उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं, जिनकी 70 से कम जिंदगी होती है। और अगला सवाल है, बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है, तो प्रतिभा जो शील होते हैं वो इसका सही जवाब है। निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? तो कौन सी समस्या? सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, ऑप्शन ए। RTE एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक किस हेतु सप्ताह कार्य घंटे बताना है इसमें। RTE 2009 के अनुसार तो हमने पढ़ा था भी 45 घंटे। NCF 2005 बल देता है, किस पर बल देता है? वो करके सीखने पर बल देता है। मस्तिष्क की संरचना तथा
कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। जो ऑप्शन सी है, डिलेक्सिया, ऑप्शन सी। बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। प्रतिभाशाली, ऑप्शन जो बी है। निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, ऑप्शन ए। समेकित शिक्षा इंगित करती है। समेकित जो शिक्षा है वो क्या इंगित करती है? सामान्य बच्चों व भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, ऑप्शन जो बी है। एक बच्चा जो, ये दो बार 3 बार ये रिपीट हो गया सवाल, इसको नहीं पढ़ रहे हैं अब। एनसीएफ 2005 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो जो कौन सा कथन सही हो सकता है इसमें, वो है आपका यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है। बिल्कुल सही बात है। जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुतियाँ प्रस्तुत करता है, जो ऑप्शन बी सही जवाब है इसमें। आइए सवाल पढ़ते हैं हम 170 वाला। और यह आवश्यकता नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी उच्च होंगे। सृजनशीलता, ऑप्शन जो ए है सही जवाब है इसमें। और मैं आपको दिखा देता हूँ इसके आंसर की, आप चाहे तो पूरे मिला सकते हैं। और इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अगला पार्ट ये है, और ये बहुत बढ़िया सवाल है ये भी। पार्ट ए का अब पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? जो नहीं करता है वो विद्यार्थियों को एकांकित तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, ऑप्शन सी सही जवाब है इसमें। शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बताया गया इसमें कि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ने को समृद्ध बनाता है। और निम्नलिखित में कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? कौन सा सीखने के बारे में सही है? सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जहाँ जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। और एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। और यह किससे संबंधित है? तो सीखने का जो प्रभाव नियम है इससे संबंधित है, लॉ ऑफ इफेक्ट है, इससे संबंधित है ये। और सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, बताया गया इसमें, यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। जो ऑप्शन ए है वो सही जवाब है इसमें। और एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो इससे संबंधित है, ऑप्शन डी। शिक्षार्थियों का आत्मनियमन की ओर संकेत करता है, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता, ऑप्शन जो डी है वो भी इसमें सही है। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? जो नहीं माना जा सकता है वो है व्यवहार का अध्ययन सीखना है। ये गलत है भाई इसमें। कहने का मतलब ये इसका सही जवाब है। गलत सवाल हम चलते हैं। और सिद्धांत के रूप में रचनावाद दुनिया के बारे में बताया गया कि दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। तो ऑप्शन जो ए है इसमें सही जवाब है। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे जो बेहतर तरीका है वो है हमारा अक्षमता के अनुसार विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, ऑप्शन ए सही जवाब है इसमें। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? जो ऑप्शन ए है इसमें कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, ऑप्शन ए। ये विशेषता नहीं मानना चाहिए, जो ऑप्शन ए है। और सीखने के अंतर्गत सिद्धांत
को निम्नलिखित में से किसने बढ़ावा दिया? तो गेस्टाल्ट गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। और अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण जो बताया कि अभिप्रेरण है कि नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। ऑप्शन जो डी है इसमें सही जवाब है। बचपन की सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। क्या मान्यता है इसकी? तो बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। जो ऑप्शन डी है वो उसमें सही जवाब है। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। अभिभावकों की जो भूमिका होती है वो अग्र सक्रिय होनी चाहिए, सपोर्ट करे अच्छे से। बच्चा किस प्रकार सीखता है? बच्चा किस प्रकार सीखता है? वो कई प्रकार से सीखता है। ऑप्शन जो डी है वो इसका सही जवाब है। और निम्न में से सर्वोत्तम कौन सा है? एक बच्चा अध्यापक माफ कीजिएगा, एक अच्छा अध्यापक पूछ रहा हूँ, बच्चा बोल दिया। और शिक्षार्थियों को सदैव सीखने के लिए जो प्रेरित करता है वही तो सबसे बढ़िया मास्टर होगा। मास्टर मास्टरिनी जो भी आप हैं। एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सबसे बढ़िया है? सबसे बढ़िया कथन कौन सा हो सकता है कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है? ये बढ़िया है। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि निम्न में से कौन सा कथन सबसे बढ़िया है? तो त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। ऑप्शन जो बी है सही जवाब है इसमें। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की जो आदत डाल दी और लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे के बाहर जाओ और कोट खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करते कोट को हाथ पर रख कर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। जो ये उदाहरण है किस प्रकार श्रृंखलागत अधिगम का उदाहरण है। तो मेरे दोस्तों अगर आपने 2014 का उत्तराखंड UKLT का अगर पेपर देखा होगा उसमें ये सवाल जो डिट्टो छापा गया और रीट 2011 में भी आया था। और ये समझ लीजिए कि उत्तराखंड UK SSSC है, ये जो है क्वेश्चंस को टपाता है। साफ से जो बात करें ये कहीं से भी टपाता है। 2011 में रीट में पूछा गया था ये सवाल, उन्होंने वहाँ से टपाए। तो उसका उदाहरण दे रहा श्रृंखलागत अधिगम का। और अगले सवाल में हम चलते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है वह परिपक्वता एवं आयु। ऑप्शन जो डी है सही जवाब है इसमें। अधिगम निर्योग्यता बताया गया है, यानी कि अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। इनमें से कौन सा अधिगम निर्योग्यता का लक्षण होता है? तो जो अवधान संबंधी जो बाधा विकार होते हैं, ऑप्शन सी ये सही जवाब है इसमें। रचनात्मक लेख बताया गया है कि रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए, तो सभी छात्रों के लिए होना चाहिए। केवल उन छात्रों के लिए जो कक्षा स्तर पर पढ़ते हैं, ये शायद ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये सभी छात्रों के लिए होना चाहिए। तो सीखने के वे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं? अच्छा सवाल है। तो शिक्षार्थी का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य हो सकता है, और प्रेरणा, उपलब्धि का अभिप्रेरण, उत्सुकता और इच्छा शक्ति, उपयुक्त सभी है ये। इसका सही जवाब है ये। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबंध है। तो हम लोग देखते हैं इसमें व्यवहारवादी जो ऑप्शन बी इसमें सही जवाब है। शिक्षार्थियों को के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? शिक्षक को पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने। ऑप्शन जो सी है इसमें सही जवाब है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? उचित उपकरण नहीं है वो सत्र परीक्षा। ऑप्शन जो बी है उसमें सही जवाब है। और विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उनके निदान के बाद
होना चाहिए, जो ऑप्शन डी है समुचित उपचारात्मक कार्य, ऑप्शन जो डी है सही जवाब है इसमें। निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? कौन सा जो कुशलता, ये शिक्षण कुशलता से संबंधित है वह है आपका श्यामपट्ट पर लिखना हो सकता है, प्रश्न पूछना भी हो सकता है, प्रश्नों को हल करना, यानी कि सभी इसका सही जवाब है। और इसमें हमको भरना है को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है, जो क्वेश्चन नंबर 30 है। तो इसका जो सही जवाब आप सोच कर दें तो विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना ये सबसे बेहतर है इसका। आप एक अधिक सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे, कैसे उसको सही दिशा में ला सकते हैं हम लोग? तो उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे, बोलेंगे भाई तो अच्छा तू थोड़ा जो है वो कर ले, श्यामपट्ट साफ कर दे, तब तक उसका टाइम पास उधर हो जाएगा। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, भाई बड़े खतरनाक है ये। आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, जो ऑप्शन सी है वो इसमें सही है। आप क्या करेंगे आपकी, तो जाएंगे उनसे। खैर साइकोलॉजी मनोविज्ञान है, शिक्षा शास्त्र है। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए, तो कैसे शांत करनी चाहिए? तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है, ऑप्शन जो डी है इसमें, उसी टाइम शांत करनी चाहिए जहाँ तक संभव हो। और शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, उस मास्टर हैं या मास्टरिनी हैं, उसको ज्ञान होना चाहिए किसका? अध्यापन विषय और बाल मनोविज्ञान का, ऑप्शन जो डी है। शिक्षक एक विद्यार्थी के संबंध कैसे होने चाहिए? तो ये सभी यानी सम्मान विश्वास और स्नेह भरे होने चाहिए, ऑप्शन डी। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, किस चीज़ का बढ़ावा देता है? सहयोग का, सहयोग की भावना को। और बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम जो मार्ग है वो कौन सा है? तो शिक्षक का जो आदर्श रूप में व्यवहार करना, जो ऑप्शन बी है इसमें सही जवाब है। और निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है, यानी कि जो गलत है इसमें से? तो शिक्षण अनुदेशन, ऑप्शन डी इंस्ट्रक्शन, वो गलत है, बाकी सभी चीज़ सही हैं। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करेगा इसमें से? जो स्वालीनता है वो नहीं करता है। आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें जो है किस तरह पढ़ाएंगे? किस तरह पढ़ाएंगे? समृद्धिकरण कार्यक्रमों के माध्यम से हम उनको पढ़ाएंगे। और आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करते हैं, तो आप क्या करेंगे? अभी आप बताया गया, निर्देश निर्धारित करें करके या श्यामपट्ट का प्रयोग कर, दृष्टांत उदाहरण के द्वारा, या छात्रों की सक्रिय भागीदारी के द्वारा। तो भाई ये सभी सही लग रहे, बिल्कुल बढ़िया है सभी, और इन सभी का इस्तेमाल हो करेंगे हम लोग। यह कहा जाता है कि शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है यहाँ पे? इसका अर्थ है उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि छात्रों को समस्याओं को हल कर सके, ये तो संसाधन है उसके। और निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? कौन सी सही नहीं है? वे हमेशा सफल होते हैं, ऑप्शन जो डी है। यदि कुछ विद्यार्थी कहा गया है कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है, तो आप बताए गए उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे, ऑप्शन जो डी है सही जवाब है इसमें। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है? सभ्यता का, प्रशिक्षित का, ऑप्शन ए। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? तो वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित, ऑप्शन ए है इसमें सही जवाब है। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या होता है?
अभियोग्यता का विकास, ऑप्शन ए है वो सही जवाब है इसमें। शिक्षा का किंडरगार्टन जो पद्धति है, इसका प्रतिपादन किसने किया? इसका जो फवरेल ने किया था। पुरस्कार एवं दंड है। पुरस्कार दंड क्या है? तो ये कृत्रिम प्रेरक होते हैं सारे, प्राकृतिक तो नहीं हो सकते हैं, अर्जित भी नहीं है, स्वाभाविक भी नहीं है, सकारात्मक भी नहीं है, तो कृत्रिम प्रेरक हैं ये। सकारात्मक दंड कौन सा उदाहरण है इनमें से? सकारात्मक जो दंड मित्रों के साथ उपहास, ये सकारात्मक दंड यही हो सकता है इसका। अगला सवाल है कि 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान देखता है और बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना बताया गया है इसमें निम्नलिखित में से सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो ये है शास्त्रीय अनुबंधन का। याद रखना कि जो मैं फिर से बता रहा हूँ, जो उत्तराखंड की अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं UKSSC, तो ये क्या करता है, ये कॉपी पेस्ट बहुत करता है, बहुत सारे क्वेश्चंस को इधर उधर से टपाता है। तो इस प्रकार के सवालों को ज़रूर लेगा वो, तो आप बिल्कुल पैनी निगाह से देखें इस सवाल को। और निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन जो सी, या मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है। ऑप्शन जो सी सही जवाब है इसमें। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? कौन सी विधि है वो? दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। ऑप्शन जो ए है सही जवाब है इसमें। बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। बाह्य अभिप्रेरणा में तो वो किसको? प्रशंसा और दोषारोहण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार दंड को, या फिर परिणाम का ज्ञान। तो जो ऑप्शन डी है वो सही जवाब है, यानी कि सभी ठीक है। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर देखती है कि विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। वह बताया गया है कि ओर संकेत करता है। जो बताया गया उसका टोटल जो है, जो निष्कर्ष निकलेगा वो किस ओर संकेत करता है? सीखने के लिए आकलन, ऑप्शन जो ए है इसमें वो सही जवाब है। सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना ये नहीं होगा है, और ऑप्शन इसमें अच्छे हैं सारे। आकलन का सीखना, सीखने का आकलन, तो ये सब नहीं है। अब ऑप्शन इसका ये जवाब, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। समायोजन के तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। किसको? आवश्यकताओं को। ऑप्शन जो डी है इसमें सही जवाब है। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। व्यक्तित्व जो है स्थायी समायोजन है, बताया गया इसमें। जो पर्यावरण के साथ, प्रकृति के साथ और जीवन के साथ। ऑप्शन जो डी सही जवाब है इसमें। संवेगों की उत्पत्ति होती है। संवेगों की उत्पत्ति मूल प्रवृत्ति होती है। ऑप्शन जो ए है सही जवाब है इसमें। मैकडूगल के अनुसार जो मूल जिज्ञासा का संबंध कौन सा संवेग से है? बढ़िया सवाल है। मूल जिज्ञासा होती है आश्चर्य। ऑप्शन सी। सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है? इनमें से पूछा गया है, तो थॉर्नडाइक। सीखने के नियम के प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं। व्यक्तित्व के विकास की अवस्था पूछी गई है इसमें, तो वह है अधिगम एवं वृद्धि। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है? तो पियाजे हैं। ऑप्शन जो भी है वो इसमें सही जवाब है। अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न में से बताया गया है कि कौन सा है? तो संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का जो क्रिया प्रसूत, अधिगम का सिद्धांत है वो भी है, और प्रबलन का सिद्धांत, और उपयुक्त सभी इसका सही जवाब है, यानी कि बाकी सभी सही है ये। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? किस अवस्था के लिए उपयोगी है? तो बाल्यावस्था के लिए है, किशोरावस्था के लिए, पूर्व बाल्यावस्था, सभी के लिए उपयोगी है। ऑप्शन डी। कौन सा जो इनमें बताया गया है कि जन्मजात अभिप्रेरक कौन है?
इनमें से। तो निंद्रा, अरे नींद हो गई, भूख हो गई, ये सब है हमारे। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? उसको जो है अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए। ऑप्शन जो सी सही जवाब है इसमें। स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है, शिक्षक को माना है। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है, यह कथन बताया गया है कि वुडवर्थ का है। तत्परता का नियम किसने दिया है? तत्परता का नियम दिया है थॉर्नडाइक ने दिया है तत्परता का नियम। रॉस ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा है? रॉस ने संवेग को 3 प्रकारों में बांटा है। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। यह जो ये वाक्य ये किसने कहा? ये मैकडूगल ने कहा है। ऑप्शन जो ए है सही जवाब है इसमें। निम्न में से कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है? जो कौन सा इसमें जन्मजात प्रेरक नहीं है? तो आप देखें इसमें कि जो आदत है ये नहीं होती, बाकी जो नींद है हमारी, प्यास है, भूख है, ये सभी जन्मजात प्रेरक होते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें कि शिक्षण के आधार पर इसके कितने चर हैं? कितने चर हो सकते हैं? तो 3 चर होते हैं। पहला सवाल था इस एक्सरसाइज में। शिक्षार्थी वैधानिक बताया गया, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करता है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यानी कि सीखने में विविध अनुभवों को उपलब्ध करना चाहिए। ऑप्शन जो बी है सही जवाब है इसमें। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दे रहे हैं? तो सामाजिक। ऑप्शन ए, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह बताती इसमें हमने भरना है से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? वो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। ऑप्शन जो सी है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला जो परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। ऑप्शन जो बी है। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां की ओर संकेत करती है। किसकी ओर संकेत करती है? यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। ऑप्शन जो सी है वो सही जवाब है इसमें। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बताया गया बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीके से सीख सकते हैं। ऑप्शन जो ए है सही जवाब है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? कौन सा जो है सीखने का क्षेत्र है? उसमें बताया गया है कि अनुभविक वो सीखने का क्षेत्र बताया गया है इसमें। सीखने संबंधी निर्योग्यता सामान्यतः बताया गया है इसमें कि उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पौत्रिक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। तो आगे हम इसमें बढ़ते हैं। ऑप्शन जो सी सही जवाब था इसका। शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? किस आधार पर? जो यह व्यक्तिक विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय किसका बताया गया कि जरूरी होना चाहिए? किसका होना जरूरी बताया गया? विद्यार्थियों समावेशन। ऑप्शन ए सही जवाब है इसमें। वे शिक्षार्थी जो संबंध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास क्या होता है? निष्पादन उपागम अभिविन्यास। जो ऑप्शन डी है वो सही जवाब है। शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को
विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बन जाता है। ऑप्शन ए है जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा। ऑप्शन ए है सही जवाब इसका। निम्नलिखित में से अंतःविषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि कौन सा इसका सर्वोत्कृष्ट लाभ है। विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान को बहु संदर्भ में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने में के अवसर दिए जाते हैं। ऑप्शन ए। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृद्धि को। ऑप्शन जो ए है सही जवाब इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिगम रूप से अभिप्रेरित करता है? तो वो करता है लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। ऑप्शन बी सही जवाब है इसका। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित में से निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय बताया गया इसमें कि सिवाय विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के। ऑप्शन ए। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ये कथन है आपके वुडवर्थ का, बुड्ढे का। और संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक और स्थूल मूर्त संक्रियात्मक, यानी कि इसमें बताया गया कि संक्रियात्मक की पहचान की गई है। तो इसमें जो पहचान की गई है ये तो आसान है, ये पियाजे का है। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? किससे समय ये प्रभावित नहीं होती? राष्ट्रीयता से। ऑप्शन जो डी है। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? किसने नहीं दिया? तो गुथरी है, जो गुथरी। ऑप्शन डी। सीखने माफ कीजिएगा 94 छूट गया है। इसमें अगला सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? किससे अधिगम में सहायता नहीं मिलती है बच्चे को? तो वो है स्कूल का बस्ता। इससे क्या ये मिलना है? इससे तो वजन ही पड़ जाएगा बच्चे का। सीखने का जो प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है वो आपके तत्परता से। ऑप्शन डी। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो अनुकरण है, प्रतियोगिता है, प्रशंसा, निंदा, सभी है ये। ऑप्शन डी। बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? किस रूप में उपयोगी माना जाता है? तो बालक की व्यक्तिगतता का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा, भर्त्सना, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? हमने करेंगे उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। ऑप्शन सी सही जवाब है इसमें। और शिक्षण बताया गया इसमें कि जो शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? किसका भली प्रकार ध्यान रखना है? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। ऑप्शन ए। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन जो है अपने बच्चे बताया गया अपने बच्चे या बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? तो जो विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार आंतरिक रूप से प्रेरित कर रहा है। हालांकि कुछ सवाल ये हैं जो दोबारा आ रहे हैं इसमें, हम आगे बढ़ेंगे इसमें।